गया। देखिए आज शुरू करना है का चीज, चुंबक। चैप्टर का हेडिंग दीजिए, ये 5वां चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इससे पहले 4 चैप्टर पहले कंप्लीट कर दी हैं और माद में 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, नहीं पूरा माद, माध्यिका, बहुलक है। आज पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक ही वीडियो में क्या कर देंगे, आपको कंप्लीट कर देंगे और आप इसी वीडियो को क्या करिए, ठीक है, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझें, बेहतर रहेगा, ठीक है, नोट्स बना लेने से, समझें। अब देखिए चुंबक क्या होता है। चुंबक सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबक। चुंबक को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट चुंबक किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको लटकाने पे, ठीक है, उत्तर और दक्षिण के दिशा में हो जाए उसी को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। हो गया ना। तो देखिए चुंबक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसको लटकाने पे क्या हो जाए, उत्तर और दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो 2 डिफिनेशन में से आप कोई भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि चुंबक क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसको लटकाने पे उत्तर और दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। आप देखिए चुंबक में 2 ध्रुव होता है, ठीक है। एक पहला ध्रुव हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो याद देखिए चुंबक में कितना ध्रुव, 2 ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव किसको कहेंगे, ठीक है, वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे उत्तर की दिशा में हो जाए उसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव किसको कहेंगे, वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव किसको कहेंगे, वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे उत्तर की दिशा में हो जाए उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया चुंबक। चुंबक में 2 ध्रुव, एक हो गया उत्तरी ध्रुव जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल कहते हैं। अब देखिए ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीच का जो लंबाई होता है उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबकीय लंबाई। तो चुंबकीय लंबाई किसको कहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबकीय लंबाई, ठीक है। तो याद रखें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और एक होता है चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसको कहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। और एक होता है ज्यामितीय लंबाई, इस चुंबक के एक किनारा से दूसरे किनारा के बीच के जो दूरी होता है उसे चुंबकीय उसे ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई किसको कहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के एक किनारे से दूसरे किनारे की जो बीच के दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, समझें। देखिए ये चुंबक हो गया, तो चुंबक में कितना ध्रुव, याद रखिएगा कितना ध्रुव, 2 ध्रुव, एक हो गया उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल। नॉर्थ पोल को किससे, एल से डिनोट करते हैं और साउथ पोल को एस से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच के जो दूरी है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये चुंबक हो गया, ये चुंबक के एक किनारा से दूसरा किनारा के बीच के जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय
लंबाई कहते हैं। चुंबक के एक किनारा से दूसरे किनारा के जो बीच के दूरी होता है उसे ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। समझे? इतना हो गया। तो लिखिएगा चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं। पहले लिखिए चुंबकीय लंबाई यानी मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई लिख के डाल दीजिए। लिखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच के दूरी होता है उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। अगला लिखिए चुंबकीय अक्ष, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष किसको कहेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। लिखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगला लिखिए ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ लिखिए चुंबक के एक किनारा से दूसरे किनारा के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के एक किनारा से दूसरे किनारा के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। हो गया। अब ध्यान दीजिए, लिखिए स्टार बना के। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला लिखिए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और दूसरा का लिखिए दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव लिख के डाल दीजिए। उत्तरी ध्रुव लिखिए वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे, वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे जिसका सिरा उत्तर की दिशा में हो जाए उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे उत्तर की दिशा में हो जाए उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसे एन से सूचित करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। और दक्षिणी ध्रुव लिखिए वैसा चुंबक, दक्षिणी ध्रुव लिख के डाल दीजिए। वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे जिसका सिरा दक्षिण की दिशा में हो जाए उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वैसा चुंबक जिसको लटकाने पे जिसका सिरा दक्षिण की दिशा में हो जाए उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इसे एस से सूचित करते हैं, इसे एस से सूचित करते हैं। इसे एस से सूचित करते हैं। चुंबक लिख लिया ना, चुंबक किसे कहते हैं। लिखिए चुंबक भी लिख के डाल दो। वैसा पदार्थ जिसको लटकाने पे, वैसा पदार्थ जिसको लटकाने पे जिसका सिरा उत्तर और दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक लिख के डाल दीजिए। वैसा पदार्थ जिसको लटकाने पे जिसका सिरा उत्तर और दक्षिण के दिशा में हो जाए उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। स्टार बना के लिखिए चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। अब लिखिए स्टार बना के। देखिए चुंबक को पीटने या गर्म करने पे उसका चुंबकता गुण का हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे चुंबक है उसको पीटो या गर्म करो उसको क्या हो जाए, चुंबकता गुण खत्म हो जाएगा। लिखिए स्टार बना के। चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकता गुण खत्म हो जाता है। चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकता गुण खत्म हो जाता है। अभी चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया, समझे। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होता है, ये ध्रुवों पर होता है। सबसे ज़्यादा इसका इंटेंसिटी कहाँ होता है, ध्रुव पर। लिखिएगा चुंबकता गुण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है।
चुंबक का चुंबकत्व गुण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। चुंबक का चुंबकत्व गुण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। चुंबक को ऊंचाई पर ले जाने पर, चुंबक को ऊंचाई पर ले जाने पर, अगला स्टार, चुंबक को ऊंचाई पर ले जाने पर उसका चुंबकत्व गुण घटता है। चुंबक को ऊंचाई पर ले जाने पर चुंबकत्व गुण घटता है। ऊंचाई पे ले जाने पे चुंबकत्व गुण घटता है। एक तो पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व गुण क्या होगा, गर्म होगा। ऊंचाई पे ले जाएंगे, ठीक है, चुंबक को, तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व गुण घटेगा। सबसे ज़्यादा चुंबकत्व गुण यानी मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। अगला लिखिए स्टार बना के, सबसे कम चुंबकत्व गुण, सबसे कम चुंबकत्व गुण चुंबक के बीचों बीच यानी केंद्र पर होता है। सबसे कम चुंबकत्व गुण चुंबक के केंद्र पर होता है। केंद्र पर मतलब सेंटर में, बीच में क्या होगा, इसका चुंबकत्व गुण सबसे कम होगा। और सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर। सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर, सॉरी ध्रुव कहते हैं, सॉरी कॉर्नर पे। तो सबसे अधिक चुंबकत्व गुण कहाँ होगा, कॉर्नर पे, किनारा में। और सबसे कम क्या होगा, बीच में। चुंबकत्व गुण सबसे कम बीच में होता है। हो गया। अब देखिए ये चुंबक हो गया, ठीक ना, एक चुंबक ये हो गया और एक चुंबक ये हो गया। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। हाँ, तो देखिए ये दोनों अपोजिट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। और ये चुंबक है और ये भी एगो चुंबक है ना, ये भी साउथ है ये भी साउथ है, ये दोनों क्या होगा, चिपकेगा नहीं, ये चिपकेगा नहीं। तो याद रखिए चुंबक में असमान ध्रुव के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब चिपक जाता है, और असमान ध्रुव रहेगा, डिफरेंस रहेगा, सॉरी सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। लिखेगा चुंबक में असमान ध्रुव, देखो अलग अलग है ना, चुंबक में असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। स्टार बना के लिखिए, चुंबक में असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक में असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला स्टार, चुंबक में समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब फेंक देगा। चुंबक में अलग अलग साइड क्या करिए, चिपकाइए, ठीक ना, वो क्या होगा, फेंक देगा, वो सटेगा नहीं। लेकिन अलग अलग अपोजिट साइड चिपकाइए चुंबक में, ठीक ना, उल्टा उल्टा साइड, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, आसानी से चिपक जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि चुंबक में अलग अलग साइड रहेगा तो क्या होगा, खींच लेगा, चिपक जाएगा, आकर्षण होगा। और चुंबक के अलग मतलब सेम डायरेक्शन है, ठीक ना, दोनों या तो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या होगा, विकर्षण होगा, मतलब फेंक देगा, चिपकेगा नहीं। तो चुंबक में समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अब लिखिए स्टार बना के, चुंबक दो प्रकार के होता है। चुंबक दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला होता है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, और दूसरा होता है अचुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस, सबस्टांस, और इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे, जो कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच ले उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे, जो किसी वस्तु को अपनी ओर ना खींचे उसे क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लिखिए चुंबकीय पदार्थ लिख के डाल दीजिए, वैसा चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला लिख के डाल दीजिए, वैसा चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जैसे में क्या हो जाएगा, लोहा हो गया, निकेल होगा, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, और क्या चीज, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ लिख के डाल दीजिए, इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। अचुंबकीय पदार्थ लिखिए, वैसा चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है,
वैसा चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया इत्यादि। बहुत सा चीज़ है जो अपनी ओर नहीं खींचता है, सिर्फ लोहा, निकेल, कोबाल्ट को छोड़कर। अच्छा, ये स्टार बना के लिखिएगा। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। विशाल चुंबक है। पृथ्वी का है एक विशाल चुंबक है। क्यों विशाल चुंबक है? क्योंकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा पावल जाता है ना। लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए, चुंबक जो है गुण के आधार पे दो प्रकार के चुंबक गुण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, और इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मैग्नेट, ठीक ना। एक होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक। तो याद रखिए, चुंबक गुण के आधार पे दो प्रकार के होता है, एक अस्थाई चुंबक और दूसरा अस्थाई चुंबक। अस्थाई को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट और अस्थाई को नॉन परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक किसको कहेंगे? वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? अस्थाई चुंबक कहते हैं। और एक होता है अस्थाई चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद ना हो, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। पहला लिख के डैश दीजिए। अस्थाई चुंबक, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद हो। अस्थाई चुंबक लिखिएगा, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद हो, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। जैसे पृथ्वी का चुंबकत्व गुण का होता है, सब दिन मौजूद रहता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में पृथ्वी, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद हो, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। जैसे पृथ्वी। अगला लिखिए अस्थाई चुंबक, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं हो। वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं हो, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। जैसे जितना भी मोटर हो गया, स्पीकर हो गया, इस सब में जितना भी इस्तेमाल करते हैं चुंबक, इस सब का गुण का होता है हमेशा मौजूद नहीं रहता है। इस सब का गुण हमेशा मौजूद नहीं रहता है। अगला लिखिएगा, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? चुंबक का जहाँ तक अपना प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का अपना जहाँ तक प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र लिख के डाल दीजिए। लिखिए, चुंबक का जहाँ तक अपना प्रभाव रहता है, चुंबक का जहाँ तक अपना प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का अपना जहाँ तक प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक होता है चुंबक का आणविक सिद्धांत।
चुंबक का आणविक सिद्धांत। चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या है? चुंबक को कितना छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दो, ठीक है, वो पहले की तरह काम करेगा, वही क्या कहलाता है? चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म लिखे। चुंबक का आणविक सिद्धांत लिख के डाल दीजिए। जब किसी चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जब किसी चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है तो वह पहले की चुंबक की तरह कार्य करता है, जिसे चुंबक का आणविक सिद्धांत कहते हैं। जब किसी चुंबक को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है तो वह पहले की तरह कार्य करता है, जिसे चुंबक का आणविक सिद्धांत कहते हैं। अब लिखिए अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। ये हो गया अस्थायी चुंबक और ये हो गया अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक किसको कहेंगे? इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद रहता है, इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं रहता। पहले लिखिए इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद रहता है, इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं रहता है, इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं रहता। ये क्या प्राकृतिक चुंबक है, यह एक प्राकृतिक चुंबक है। यह क्या है? मानव निर्मित चुंबक है, यह एक मानव निर्मित चुंबक है, यह एक मानव निर्मित चुंबक है। यह अधिक दिन तक स्थिर रहता है, यह अधिक दिनों तक स्थिर रहता है। यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहता। यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहता। देखिए जैसे पृथ्वी का जो गुण है, ठीक है, पृथ्वी का एक विशाल चुंबक है, इसका चुंबकत्व गुण कभी खत्म होगा नहीं, तो यह अधिक दिन तक स्थिर रहता है। लेकिन हो गया लाउड स्पीकर का, हो गया मोटर का, हो गया, ये सब चुंबक का होता है, अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहेगा। वो ज़्यादा गर्म होगा तो उसका चुंबकत्व गुण का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहता। ये कैसा होता है? शक्तिशाली चुंबक होता है, यह शक्तिशाली चुंबक होता है। और ये क्या होता है? अस्थायी चुंबक से भी, या अस्थायी चुंबक से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यह अस्थायी चुंबक से भी क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल होता है। तो याद रखिए अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में ये इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद रहेगा, इसका चुंबकत्व गुण हमेशा मौजूद नहीं रहता। एक प्राकृतिक चुंबक है, इसका एक मानव निर्मित चुंबक है, यह अधिक दिन तक स्थिर रहता है, यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहता। एक शक्तिशाली चुंबक है, ऐसा है, यह अस्थायी चुंबक से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उतारिए। लास्ट वाला पॉइंट है, यह शक्तिशाली चुंबक होता है, समझें। और अस्थायी में लिखिए यह अस्थायी चुंबक से भी अधिक शक्तिशाली होता है।
हो गया ना। अगला लिखिए मोटर क्या है। लिखिए मोटर। मोटर मोटर किसको कहेंगे? एक मशीन है नहीं, जो करंट देते हैं तो क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो बोल लिखिएगा यह एक युक्ति है। युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। समझे? इलेक्ट्रिक मोटर किसको कहेंगे? करंट देंगे, वो क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा, जिसे क्या कहेंगे, मोटर, ठीक ना। एक होता है जनरेटर, काची भाऊ, जनरेटर क्या होता है, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, वो करंट देना शुरू करेगा। तो लिखिए यह एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसे जनरेटर कहते हैं। एक होता है रेक्टिफायर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर समझिए, ट्रांसफॉर्मर किसको कहते हैं, जो हाई वोल्टेज को लिखे, यह एक ऐसा युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। अगला लिखिए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसे कहेंगे? लिखिए यह एक ऐसा युक्ति है, पहले इतना उतारिए, ट्रांसफॉर्मर यह एक ऐसा युक्ति है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल दे, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मर। जनरेटर किसको कहेंगे, जो ऐसा युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन, जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे क्या कहते हैं, मोटर। एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदल देता है। लिखिए रेक्टिफायर, लिखिए यह एक ऐसा युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलता है, जो एसी को डीसी में बदल देता है, मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को किस में बदल देता है, दिष्ट विद्युत धारा में बदल देता है, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। यह एक ऐसा युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को, मतलब एसी को दिष्ट विद्युत धारा मतलब डीसी में बदल देता है, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। लिखिए यह एक ऐसा युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है,
लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है, हाई वोल्टेज में बदल देता है, जिसे इन्वर्टर कहते हैं, जिसे इन्वर्टर कहते हैं, जिसे इन्वर्टर कहते हैं। अब देखिए मोटर का वर्णन। हेडिंग दीजिए मोटर का वर्णन। मोटर का वर्णन। अब मोटर का एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। तो पहले मोटर लिख के डैश दीजिए। मोटर, मोटर किसको कहेंगे लिखिए। यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। अब देखिए मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। मोटर में क्या होता है, 2 शक्तिशाली चुंबक होता है। एगो ई चुंबक हो गया हाई पावर के, एक चुंबक ये हो गया। ये 2 मोटर में चुंबक होता है, ठीक ना। एगो ऊपर होता है, एगो नीचे होता है, और बीच में एगो क्या होता है, कुंडली होता है। ये बीच में क्या होता है, एक कुंडली होता है। और ये भी कहा एक कुंडली हो गया। बीच में क्या होता है, एक कुंडली होता है। ये तांबा के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है। एक तांबा के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है, जिसे मोटर का क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। काची, आर्मेचर। ये 2 जो शक्तिशाली चुंबक देख रहा है, हाई पावरफुल वाला जो चुंबक, इसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। काची, क्षेत्र चुंबक। लास्ट में एक कुंडली होता है। एक कुंडली जो किससे जुड़ा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, समझे। ये हो गया 2 शक्तिशाली चुंबक। ये हो गया बीच में तांबा के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ये लास्ट में क्या होता है, एक कुंडली होता है, जिसमें एक गर्म तार जुड़ा रहता है और दूसरा का ठंडा तार जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, बैटरी से। जब इसमें करंट सप्लाई करते हैं ना, तो ये क्या होता है, आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है, लेकिन विद्युत धारा के अपोजिट साइड में, मतलब विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देता है। अगर इसमें एगो ब्लेड लगा देंगे ना बाबू, तो क्या होगा, पंखा की तरह काम करेगा, ठीक ना। तो बोले कि मोटर का वर्णन करें, तब मोटर लिख के डाल दो पहले। अब लिखिए मोटर में, ठीक ना। यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे मोटर कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ठीक ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। अभी फिगर नहीं उतारना है, अभी खाली पहले लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। और दोनों चुंबक के बीच में तांबा के तार से लपेटा हुआ कुंडली होता है। लिखा ना, विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। और दोनों चुंबक के बीच में तांबे के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है। तांबे के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है या परिनालिका होता है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। तांबा के तार से लपेटा हुआ कुंडली या परिनालिका होता है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। इसे कुंडली से जोड़ दिया जाता है। कुंडली से जुड़ा हुआ है, देखो ये कुंडली है ना, एगो प्लस वाला एगो माइनस में। ये कुंडली, इसे कुंडली से जोड़ दिया जाता है। इसे कुंडली से जोड़ दिया जाता है। ये हो गया कुंडली, कुंडली से जोड़ दिया जाता है। और इसे 2 तार, एक गर्म तार और दूसरा ठंडा तार निकाल लिया जाता है। इसे गर्म तार और एक ठंडा तार निकाल लिया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं,
तो आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है, आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है, लेकिन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो यह घूमना शुरू कर देता है, लेकिन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। अगर कुंडली में ब्लेड लगा दिया जाए तो यह विद्युत पंखा की तरह काम करता है। अभी फिगर उतारिए, ये हो गया बैटरी, ये बैटरी हो गया, ये क्या हो गया, ब्लेड। समझे, एकदम सिंपल है। बोले मोटर का वर्णन करिए, 5 नंबर के देता है तो पहले मोटर लिख के डैश दे दो और डिफिनेशन लिख लीजिए कि यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसे मोटर कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, और दोनों चुंबक के बीच में तांबा के तार से लपेटा हुआ एक कुंडली होता है या परिनालिका होता है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। इसे कुंडली से जोड़ देते हैं, इससे 2 तार निकालते हैं, गर्म तार, दूसरा ठंडा तार निकालते हैं। और जब इसमें करंट प्रवाह करते हैं तो ये आर्मेचर का होता है, घूमना शुरू कर देता है, लेकिन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। अगर आर्मेचर में ब्लेड लगा दें, ठीक है, कुंडली में ब्लेड लगा दें तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आर्मेचर में ब्लेड लगा देते या विद्युत पंखा की तरह काम करेगा। ये फिगर उतारिए। हो गया, अगला लिख के डैश दीजिए। अगला लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अभी रुक जाइए, इसको नहीं लिखे, पहले लिखे परिनालिका किसको कहते हैं, परिनालिका, परिनालिका, ठीक ना। परिनालिका किसको कहते हैं, ये लोहे का पाइप है, ठीक ना, लोहे के पाइप को क्या करते थे, तांबे की तार से लपेट दिया जाता है, ठीक ना, और इसे 2 तार निकाल लिया जाता है, एक गर्म तार और दूसरा ठंडा तार, जिसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक ना। तो परिनालिका किसको कहते हैं, लोहे को, एक लोहे के पाइप के ऊपर तांबे के तार से लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद एक गर्म तार और दूसरा ठंडा तार निकाल लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक ना। लिख के डाल दीजिए परिनालिका, इसको परिनालिका को क्रोड बोलते हैं। क्रोड, परिनालिका लिखिए, ठीक ना। जब किसी लोहे के पाइप को तांबे की तार से लपेट दिया जाता है, जब किसी लोहे के पाइप को तांबे की तार से लपेट दिया जाता है और उसे एक गर्म तार और दूसरा ठंड तार निकाला जाता है, एक गर्म तार दूसरा ठंड तार निकाला जाता है, जिसे परिनालिका कहते हैं, जिसे परिनालिका कहते हैं। अब देखिए, ये क्या हो गया, चुंबकीय प्रेरण समझिए, जैसे ये पाइप हो गया, ठीक ना, पाइप हो गया और इसमें तांबा के तार से लपेट दो, ये तांबा के तार से लपेट दिए, एक गर्म तार निकालिए और दूसरा ठंडा तार निकालिए। नहीं, अब इसमें जब करंट देंगे नहीं तो परिनालिका के अंदर क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होगा, और जिसके कारण क्या होगा, वोल्टेज के मान बढ़ेगा कभी घटेगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा घटेगा। इसके कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक ना। तो बोले चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं नहीं तो उसका वोल्टेज के मान क्या होता है,
बढ़ने और घटने लगता है, नहीं। अब वोल्टेज बढ़े घटे लेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जिसके कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एकदम सिंपल है। बोले विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे समझिए ये परिनालिका हो गया, नहीं, ये परिनालिका में क्या करेंगे, करंट देंगे तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होगा, नहीं, तब वोल्टेज के मान क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा और घटेगा, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लिख के डाल दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, लिखिए परिनाली, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का मान बढ़ने और घटने लगता है, जिसके कारण विद्युत धारा का मान बढ़ने और घटने लगता है, बढ़ने और घटने लगता है, और उससे बढ़ने और घटने लगता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एकदम सिंपल है कि जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा पार करते हैं, नहीं, प्रवाह करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तब वोल्टेज का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, घटने और बढ़ने लगेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ने और घटने लगता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उपयोग लिखिए, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जितना भी चुंबक से बना हुआ चीज़ है सब में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग होता है। पहला लिखिएगा मोटर में, दूसरा जनरेटर में, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इस सिद्धांत पे काम करता है, समझे, काम करता है। मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब किसके सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। एक होता है प्रेरित विद्युत धारा, लिखिए प्रेरित विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित विद्युत धारा लिख के डाल दीजिए। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड करंट, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विभवांतर से जो विद्युत धारा का निर्माण होता है, उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, अब देखिए लिखिए जनरेटर दो प्रकार के होता है। जनरेटर दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्रत्यावर्ती
विद्युत जनित्र, जनित्र को जनरेटर कहते हैं। बोले जनित्र किसे कहते हैं या जनरेटर किसे कहते हैं? तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे जनित्र या जनरेटर कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र और दूसरा दिष्ट विद्युत जनित्र। इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, मतलब अल्टरनेट करंट जनरेटर, और इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर। पहला लिख के डाल दीजिए। जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। और जो दिष्ट विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करे उसे क्या कहते हैं? दिष्ट विद्युत जनित्र। पहला लिख के डाल दीजिए, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। लिखिए वैसा विद्युत जनित्र जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो। वैसा विद्युत जनित्र जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो उसे प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहते हैं। वैसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो उसे प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहते हैं। अगला लिख के डाल दीजिए, दिष्ट विद्युत जनित्र, दिष्ट विद्युत जनित्र। देखिए वैसा जनित्र जो दिष्ट विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो, वैसा जनित्र जो दिष्ट विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता हो उसे दिष्ट विद्युत जनित्र कहते हैं, उसे दिष्ट विद्युत जनित्र कहते हैं। अगला हेडिंग दीजिए, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के बनावट का वर्णन करें। चुंबक के बनावट का वर्णन करें। तो देखिए इस चुंबक कैसे बनाएंगे पहले समझिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। चुंबक के बनावट का वर्णन कैसे करना है, इसके लिए क्या करेंगे, एक लोहे का पाइप लेंगे, लोहे का पाइप ले लिए और इसको तांबे की तार से क्या कर देंगे, लपेट देंगे, तांबे की तार से लपेट देंगे और इससे दो तार निकाल लेंगे, एक गर्म तार और दूसरा ठंडा तार निकाल लिए और इसमें क्या करेंगे, एक लोहे का छड़ रख देंगे, लोहे का छड़ रख देंगे। अब इसको छड़ रख दिया ना, अब इसमें करंट पास करो, इसमें क्या किए, करंट दे देंगे, एक प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें क्या कर दिए, करंट दे देंगे, ठीक ना। बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। अब इसमें करंट देंगे तो करंट देगा तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये क्या होगा, इस चुंबक पे, इस छड़ पे क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा और ये छड़ किसमें बदल जाएगा, शक्तिशाली चुंबक में, शक्तिशाली चुंबक में बदल जाएगा, चुंबक में बदल जाएगा। अब शक्तिशाली चुंबक में कैसे बदलेगा, जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या रहेगा, ये तार जितनी ज़्यादा लपेटल रहेगा उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और जितने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबक, ये जो छड़ देख रहा है लोहा का, ये क्या होगा, उतने शक्तिशाली होगा, एकदम पावरफुल होगा। या फिर जितनी ज़्यादा करंट देंगे, ठीक ना, हाँ, तो उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो क्या होगा, छड़ शक्तिशाली चुंबक में बदल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तीन चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक ना, चुंबक, ठीक ना। पहला फेरों की संख्या पर, जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या देंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही उत्पन्न होगा और चुंबक का होगा शक्तिशाली उतना ही
बनेगा। दूसरा वोल्टेज के मान, जितने वोल्टेज देंगे मतलब करंट का मान जितना बढ़ाएंगे उतने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और क्षण का होगा शक्तिशाली चुंबक में बदलेगा। और तीसरा पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। ये क्षण अगर इस्पात का है तो क्या होगा, कम पावरफुल होगा, और नर्म लोहा का है, ठीक है, तो और ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक ना। तो तीन चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक ना, एक फेरों की संख्या पर, दूसरा विद्युत धारा के मान पर, और तीसरा पदार्थ के बनावट पे यानी पदार्थ के प्रकृति पर। ये तीन चीज़ पे चुंबक निर्भर करता है, ठीक ना, बनावट। लिखिए चुंबक के बनावट का वर्णन करें। लिखिए चुंबक को बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे का पाइप लेते हैं। चुंबक को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे का पाइप लेते हैं और उसमें तांबा की तार से लपेट देते हैं और उसको तांबा की तार से लपेट देते हैं। लिखिए, ठीक है, वर्णन करते। लिखिए लोहे का पाइप लेते हैं, उसमें तांबे की तार से लपेट देते हैं और उससे एक गर्म तार और दूसरा ठंड तार निकाल देते हैं। गर्म तार एक ठंड तार निकाल देते हैं, एक गर्म तार जिसे और ठंड तार निकाल देते हैं। और फिर लोहे के पाइप के अंदर एक लोहे का छड़ रख देते हैं। इन लोहे के पाइप को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। जब कोई भी लोहे के पाइप को तांबा के तार से लपेट देंगे उसे क्या कहेंगे, परिनालिका। तो परिनालिका के अंदर क्या करते हैं, लोहे का छड़ रख देते हैं। लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए लिखिए एकदम सीधा सीधे लिखिए। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले एक लोहे का पाइप लेते हैं। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले एक लोहे का पाइप लेते हैं, इसमें तांबे की तार से लपेट देते हैं। इसे एक गर्म तार और दूसरा ठंड तार निकाल लेते हैं, जिसे परिनालिका कहते हैं। इससे एक गर्म तार और दूसरा ठंड तार निकाल लेते हैं, जिसे परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के अंदर लोहे के छड़ को रख देते हैं। परिनालिका के अंदर लोहे के छड़ को रख देते हैं। रखने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। रखने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्षण शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्षण शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो लिख लिया ना, एकदम सिंपल है। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले लोहे का पाइप लेते हैं, लोहे के पाइप में तांबे की तार से लपेट देते हैं और इसे दो तार निकाल लेते हैं, गर्म तार दूसरा ठंड तार, जिसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के अंदर लोहे के छड़ को रख देते हैं और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्षण शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब लिखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। जब किसी परिनालिका में लोहे के छड़ को रख देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और छड़ शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है, और छड़ शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चुंबकत्व का चुंबकत्व गुण। चुंबक का चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबक का चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखिएगा, फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या पर लिख के डैश दीजिए। चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला फेरों की संख्या पर लिख के डैश दीजिए और लिखें इसमें
जितना ज़्यादा फेरों की संख्या अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। फेरों की संख्या लिख के डैश दीजिए और लिखिए जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा लिखिए विद्युत धारा के मान पर इसमें लिखिए दूसरा विद्युत धारा के मान पर इसमें लिखिए जितना ज़्यादा विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। जितना ज़्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। तीसरा लिखिए पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर लिखिएगा विद्युत मोटर बनाने के लिए अस्थायी चुंबक के जगह नर्म लोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अस्थायी चुंबक के जगह नर्म लोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्थायी चुंबक के स्थान पे नर्म लोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। नर्म लोहा का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार बना के लिखिए अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, बना होता है। और दूसरा लिखिए अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। एक और लिखिए स्टार बना के समझिए। जैसे चुंबक है, अब देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, ये इधर की ओर जाता है और अंदर में इस तरीका से। अब देखिए आज बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर चल रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहा है और बगल में ना ढलैया वाला काम हो रहा है, तब बार बार सीमेंट खोलने के लिए और रखने के लिए शटल बार बार खोल रहा है, इसके कारण आवाज़ आज ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो देखिए चुंबक हो गया। अब चुंबक में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बाहर में, ठीक ना, इस तरीका से एंट्री मारता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तर से निकलता है, कहाँ प्रवेश करता है, दक्षिण की ओर, और अंदर में क्या होता है, दक्षिण से निकलता है उत्तर की ओर प्रवेश करता है। देखो बाहर में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण जा रहा है और अंदर में क्या हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है। तो लिखिए स्टार बना के चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बाहर में, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बाहर में उत्तर से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बाहर में उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अगला स्टार बना के लिखिए चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अंदर में दक्षिण से निकलकर, दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। हो गया। अब समझिए, एक होता है पावर प्लांट, पावर प्लांट, पावर प्लांट
पावर प्लांट किसको कहेंगे, ठीक है, जहाँ से विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है उसे पावर प्लांट कहते हैं। लिख के डाल दीजिए। विद्युत उत्पादन का वह केंद्र, विद्युत उत्पादन का वह केंद्र, वह सेंटर जहाँ से विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है उसे पावर प्लांट कहते हैं। विद्युत उत्पादन का वह केंद्र जहाँ से विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है उसे पावर प्लांट कहते हैं। एक होता है पावर लाइन, पावर लाइन, पावर लाइन देख लेते हैं। पावर लाइन, पावर लाइन, पावर लाइन किसको कहेंगे, वैसा लाइन जिसमें विभवांतर, विभवांतर कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, उसे क्या कहते हैं, पावर लाइन। पावर लाइन लिख के डाल दीजिए। वैसा लाइन जिसमें विद्युत धारा का, जिसमें विद्युत धारा का विभवांतर 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो उसे पावर लाइन कहते हैं। वैसा लाइन जिसमें विद्युत धारा का विभवांतर 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो उसे पावर लाइन कहते हैं। एक होता है मेंस, 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 मेंस किसको कहेंगे, लिखिए। विद्युत धारा की आपूर्ति हमारे घरों तक, विद्युत धारा की आपूर्ति हमारे घरों तक जिस तार के द्वारा किया जाता है उसे मेंस कहते हैं। विद्युत धारा की आपूर्ति हमारे घरों तक जिस तार के द्वारा किया जाता है उसे मेंस कहते हैं, उसे मेंस कहते हैं। एक होता है मेन पावर लाइन, मेन पावर लाइन, मेन पावर लाइन, मेन पावर लाइन लिखिए। वैसा लाइन जिसमें विद्युत धारा का अधिकतम मान, इसको बोलते हैं मेंस इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंस इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए मेन पावर लाइन, वैसा लाइन जिसमें विद्युत धारा का अधिकतम मान 15 एम्पियर हो, विद्युत धारा का अधिकतम मान 15 एम्पियर हो उसे मेन पावर लाइन कहते हैं। विद्युत धारा का अधिकतम मान 15 एम्पियर हो उसे मेन पावर लाइन कहते हैं। इसका उपयोग घर में कूलर, फ्रिज, एसी, मोटर चलाने में करते हैं। विद्युत धारा का वह अधिकतम मान, विद्युत धारा का जिसका अधिकतम मान 15 एम्पियर हो उसे क्या कहेंगे, मेन पावर लाइन। इसका उपयोग कूलर, फ्रिज, एसी, मोटर चलाने में करते हैं, कूलर, फ्रिज, एसी चलाने में करते हैं। वैसा लाइन जिसमें विद्युत धारा का अधिकतम मान 15 एम्पियर हो उसे मेन पावर लाइन कहते हैं। इसका उपयोग एसी, कूलर, फ्रिज, मोटर चलाने में करते हैं। एक होता है ओवरलोडिंग, अतिभारण, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसको कहेंगे, जब कोई भी तार में, ठीक है, कोई भी तार है इसमें क्या कर दिए, एकदम बड़ा उपकरण जोड़ दिए, बड़ा मशीन जोड़ दिए, तब वोल्टेज के मान क्या होता है, बढ़ने और घटने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी चालक तार में, चालक तार मतलब जिसमें करंट पार कर रहा है, उसमें क्या कर देते हैं, कोई भी बड़ा सा मशीन जोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज के मान बढ़ने और घटने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। लिखिए, जब किसी चालक तार में, लिख के डाल दीजिए अतिभारण, जब किसी चालक तार में भारी उपकरण जोड़ दिया जाता है, भारी उपकरण जोड़ दिया जाता है जिसके कारण वोल्टेज का मान बढ़ने और घटने लगता है,
जिसके कारण वोल्टेज का मान बढ़ने और घटने लगता है, जिसे अतिभारण कहते हैं, जिसे अतिभारण कहते हैं। एक होता है लघु पथन, लघु पथन, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसको कहेंगे? गर्म तार हो गया, ठीक ना, ये हो गया गर्म तार और ये हो गया ठंडा तार, ये हो गया ठंडा तार। जब कोई भी कारणवश, ठीक ना, कोई भी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार आपस में चिपक जाता है, चिपकने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज का मान 0 हो जाता है, विभवांतर का हो जाता है 0, और धारा का होता है एकदम तेजी से पार होने लगता है, धारा का होता है तेजी से पार होने लगता है, ठीक है, धारा का होगा तेजी से पार होने लगेगा, जिसे क्या कहते हैं, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट किसको कहेंगे? कोई भी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार आपस में चिपक जाता है, चिपकने के कारण क्या होता है, वोल्टेज का मान यानी विभवांतर का हो जाता है 0 हो जाता है और विद्युत धारा तेजी से पार करना शुरू कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लिख के डाल दीजिए, लघु पथन। जब किसी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार आपस में चिपक जाते हैं, जब किसी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण विभवांतर 0 हो जाता है, जिसके कारण विभवांतर 0 हो जाता है और विद्युत धारा तेजी से प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा तेजी से प्रवाह होना शुरू हो जाता है और जहाँ तहाँ तार जलाना शुरू कर देता है, और जहाँ तहाँ तार जलाना शुरू कर देता है, जिसे लघु पथन कहते हैं, जिसे लघु पथन कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। अगला लिखिए, फ्यूज क्या है? फ्यूज, इसको बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज किसको कहेंगे? या टीन और शीशा, टीन हो गया और शीशा, या टीन और शीशा से मिलकर बना होता है, जिसे फ्यूज कहते हैं। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, एकदम कम में पे पिघल जाएगा। प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। फ्यूज लिखे, फ्यूज या टीन और शीशा से मिलकर बना होता है, या टीन शीशा से मिलकर बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। मेल्टिंग पावर एकदम कम होगा और रेजिस्टिविटी का होगा एकदम हाई होगा। या टीन शीशा से मिलकर बना होता है, इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, जिसे फ्यूज कहते हैं, जिसे फ्यूज कहते हैं। अगला लिखिए, फ्यूज की क्षमता, फ्यूज की क्षमता, फ्यूज की क्षमता, इसको बोलते हैं फ्यूज रेटिंग इंग्लिश में। फ्यूज की क्षमता लिख के डाल दीजिए। लिखिए, विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जिससे पहुंचते ही गल जाए, विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जिससे पहुंचते ही गल जाए, उसे फ्यूज कहते हैं। वह अधिकतम मान जिससे पहुंचते ही गल जाए, उसे फ्यूज कहते हैं। पहुंचते ही गल जाए, उसे फ्यूज कहते हैं। अगला लिखिएगा, प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी लिखें। प्रतिरोधकता किसी चालक तार के लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। R बराबर PL/A। पहले लिखिए, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी किसी चालक तार के लंबाई
और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, इसको पी से लिखते हैं, पी को इस तरीक़ा से रो से, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। अगला लिखिए स्टार बना के, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता, किसी चालक तार के प्रतिरोधकता तापमान और पदार्थ के प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति मतलब बनावट पर निर्भर करता है। तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक और लिखिए स्टार बना के, टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। एक होता है मैक्सवेल का नियम और एक होता है फ्लेमिंग का नियम। दोनों सिंपल है। अच्छा, 5 गो अंगुली होता है, याद है? एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। ये हो गया अंगूठा का चीज, अंगूठा हो गया। ये हो गया तर्जनी, ये हो गया माध्यमा, ये हो गया अनामिका और ये हो गया कनिका। कानी अंगुली हो गया, कानी अंगुली, कानी अंगुली, ठीक है। कानी अंगुली को क्या कहते हैं? कनिका। कानी अंगुली के जो ऊपर है, ठीक है, देखो समझिएगा, एकदम सिंपल है, याद हो जाएगा। जैसे 5 अंगुली हो गए ना, इसको बोलेंगे अंगूठा, इसको बोलेंगे तर्जनी, इसको बोलेंगे माध्यमा, इसको बोलेंगे अनामिका, इसको बोलते हैं कनिका। कानी अंगुली को कनिका, ठीक है। ये हो गया अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिका। फिर से बोलिए, ये हो गया अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिका, ठीक है। 5 को याद रखिएगा, ठीक है। अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, बीच वाला को माध्य में है तो माध्यमा, ठीक है ना। लास्ट वाला का से कनिका, का से कानी अंगुली। ये हो गया अनामिका, समझा? अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिका, ये हो गया। अब देखिए, इसमें 2 गो नियम पढ़ना रहता है, एक मैक्सवेल का नियम और एक फ्लेमिंग का नियम। एक होता है मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का नियम, और एक होता है फ्लेमिंग का नियम। वाम हस्त नियम, देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण मतलब दायां हाथ और वाम मतलब बायां हाथ। अब देखिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, ठीक है। ये हो गया अंगूठा और ये हो गया चारों अंगुली, 1 2 3 4। ये क्या होगा? ये बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा? अंगूठा बल की दिशा, और ये चारों अंगुली चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो बोले मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो लिखिए, मैक्सवेल ने दायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। लिख के डैश दीजिए, लिखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखिए और डैश दीजिए। अब लिखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, लिखिए मैक्सवेल ने दायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसके अनुसार अंगूठा बल की दिशा
और अन्य 4 अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इसके अनुसार अंगूठा बल की दिशा और अन्य 4 अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो याद रहेगा ना मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो मैक्सवेल ने दायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके इसके अनुसार अंगूठा बल की दिशा और अन्य 4 अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये फिगर उतार लीजिएगा, ठीक है। जैसे समझिए ये अंगूठा हो गया, दायां हाथ ही वाली हो गया ना, ये हो गया अंगूठा, ये 4 अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या बताएगा, ये बल की दिशा फोर्स बताएगा, और ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक ना। तो ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। लिखिए अगला, लिखिए ये फिगर उतार लीजिएगा। एक लिखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है, ये अंगूठा हो गया, ये हो गया तर्जनी हो गया, और ये हो गया मध्यमा, का चीज मध्यमा, समझा, मध्यमा हो गया, ये 4 अंगुली हो गया, सॉरी 3 अंगुली होगी इधर, ये हो गया अंगूठा, अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा, ये चुंबकीय तर्जनी हो गया, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये मध्यमा, मध्यमा किसको बताएगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो लिखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, लिख के डैश दीजिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसे कहते हैं, लिखिए फ्लेमिंग ने बायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। फ्लेमिंग ने बायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। लिखा ना फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। लिखे इसके अनुसार, सॉरी फ्लेमिंग ने बायां हाथ से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। दीजिए चैप्टर का हो गया एकदम पूरी तरह से कंप्लीट। और बाबू इसी को नोट्स बनाइए, ठीक है ना, आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को नोट्स बनाइए, इसी को क्या करिए रिवीजन करिए, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।